वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुंतखब हुकूमत के खिलाफ जो साजिश की गई वो आपके सामने है और इन हालात में जो आर्टिकल 63A है उसकी तशरीह की जाए और बताया जाए कि क्या पाकिस्तान के आइन के तहत ज़मीर फरोशी की इजाज़त है या नहीं है, पाकिस्तान के आइन के तहत लोटा करेसी की इजाज़त है या नहीं है, पाकिस्तान के आइन के तहत वोट बेचने की इजाज़त है या नहीं है। ये मैं आपको आम आदमी के अल्फाज ज़बान में बता रहा हूँ कि हम पूछ क्या रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से और उनके जो भी जवाब आएंगे वो उसके सामने इंशाल्लाह गोशगुजार करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि बड़े यहाँ पे जिस तरीके से तहरीके इंसाफ की और इमरान खान की जो हुकूमत है, जितने बड़े माफियाज के खिलाफ हमने और इमरान खान ने कदम लिए, हमें पहले दिन से पता था कि यहाँ साजिशें होंगी। हमें पहले दिन से पता था कि यहाँ पर इतने बड़े जो डाकू हैं उनको रूट आउट करना, उनको उखाड़ना एक चैलेंज है। लेकिन पहला मौका नहीं है कि इमरान खान ने इस तरह के चैलेंज से जो है वो नबर्द आज़मा हुए हो। इमरान खान ने हमेशा जिंदगी में बड़े चैलेंज लिए हैं और इनको भी हम इंशाअल्लाह ताला इंजाम तक पहुंचा के दम लेंगे। जहां तक आज मैं सुन रहा था कि अपोजिशन को तकलीफ है, अगर 22 तारीख को इजलास नहीं हुआ तो 25 को हो रहा है। 3 दिनों में कौन सी आपकी क़यामत आ गई है? मुझे आप बताइए, जितनी OIC के खिलाफ इस अपोजिशन ने कैंपेन की है, इतनी तो इंडिया और इसराइल ने मिलकर कैंपेन नहीं की है। मुझे शर्म आती है कि ये जो लोग यहाँ पे खड़े होके कहते हैं OIC होके दिखाओ तो हमें पता चलेगा, और ये जो अभी मौलाना फजलुर रहमान आपके सामने बातें करके गए हैं, एक इनसे सवाल पूछे आप कि आपने अपने पूरे कैरियर में, सियासी कैरियर में इस्लाम के नाम के ऊपर वोट तो लिया, इस्लाम के नाम के ऊपर किया क्या? ये इमरान खान है जिसने आज आलमी दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक मुहिम खड़ी की। इमरान खान है जिसने नामूस रसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहरा दिया। और ये इमरान खान है जो पाकिस्तान में एक इस्लामी फलाही ममलिकत के लिए आगे बढ़ रहा है। इन मौलवियों ने ये जो सारे हमारे खिलाफ आज खड़े हैं, सवाए दीन फरोशी के किया क्या है? इन्होंने हमारे यहाँ पे सवाए वोट लेने के लिए मजहब को बेचने के किया क्या है? मैं इस पे अपोजिशन की, मैं स्पेशली जो हमारे जो हमारे नए नौमौलूद लीडर्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस्लामी सरवर खारजा इस्लामी वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस को तहक़ीक़ करने की बात की, जिस तरह से ये नो कॉन्फिडेंस, अगर आप ये जो इस्लामी वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस है, ये आज से कम साल पहले जो है वो उसके डेट्स तय हुई हैं, उसकी जो हतमी तारीख है वो भी 6-8 महीने से पहले आई हुई है। क्या क़यामत आ जाती अगर आप ये रेजोल्यूशन 10 दिन बाद मूव कर देते? लेकिन नहीं हुआ। तमाम एफर्ट इस वक्त हमें नजर आती है पाकिस्तान के मुफादात को जद पहुंचाने की। इतनी एफर्ट, इतनी कोशिश हिंदुस्तान और इसराइल की तरफ से नहीं हो रही इस्लामी वज़राए खारजा के खिलाफ की कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, जितनी हम देख रहे हैं कि ये फजलुर रहमान और इनका ये जो सो कॉल्ड अलायंस है वो ये कर रहा है। इमरान खान डट के खड़े हैं। हमने अपने लोगों को 7 दिन का नोटिस दिया, मौका दिया है, वो वापस आ जाएं। अगर वापस नहीं आते उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी सारी उम्र के लिए इंशाअल्लाह ताला। आज वो अपने बच्चों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। उनके भाइयों की हमें कॉलें आ रही हैं, उनके घरों से हमें कॉलें आ रही हैं, वो शर्मिंदा हैं इन लोगों की हरकत के ऊपर। इन लोगों को मैं फिर ये मौका, ये कल भी वज़ीर आज़म ने कहा है, आप वापस आ जाएं, आपका बेहतरी होगी। और ये जिस तरीके से आज सुबह असद कैसर साहब के ऊपर जिस तरीके से अटैक लॉन्च किया गया, मैं ये समझता हूँ स्पीकर अगर आपकी बातें मानता चला जाए तो वो बहुत अच्छा है। अगर वो अगर आप 3 दिन के लिए हॉल आपने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस को दिया है और वो भी कौमी असम्बली की अपनी करारदाद है जिसके ऊपर आपने दिया है, स्पीकर बाउंड है नेशनल असम्बली की रेजोल्यूशन के ऊपर अमल करने का। आपने वो 3 दिन के बाद आपने उनको दे दिया, 3 दिन में कर दिया। अभी आप किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं स्पीकर के खिलाफ? और ये सारे, मैं ये समझता हूँ कि एक और सुबह मैं देख रहा था कि ये कह रहे हैं कि ये जी अपना बड़ी हमारे इस वक्त एक जो मुहिम चलाई जा रही है फौज के ऊपर, जिसमें सारा PMLN का मीडिया सेल मुलव्वस है। PMLN का मीडिया सेल PTI के DPs बनाकर उनके नाम चेंज करके फौज के खिलाफ मुहिम चला रहा है। ये इनका ख्याल है कि फौज में और PTI में तफरका डालेंगे। हम नून लीग नहीं है।
जो छोटी सी बात के ऊपर फौज के खिलाफ जो है वो बगावत के ऊपर उतर आए या छोटी सी बात के ऊपर फौज के खिलाफ साजिशें शुरू कर दें। इमरान खान और पाकिस्तान की फौज ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो पाकिस्तान की एक बेहतर और एक मुस्तहकम इस्तेहकाम वाले पाकिस्तान के तक का आयनादार है, और ये इंशाल्लाह कॉम्बिनेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की हुकूमत के पीछे खड़ी है, ये पाकिस्तान के आइन का भी तकाजा है, पाकिस्तान के जो अफवाज की जो जिम्मेदारियां हैं उनका भी तकाजा है। वो हुकूमत पाकिस्तान के पीछे खड़ी होंगे इंशाल्लाह ताला। और कभी भी देखिए ये मामला नहीं है, कभी चोर और सिपाही भी मिलके चल सकते हैं। ये तो सारे चोर हैं, इनके साथ सिपाहियों का क्या ताल्लुक है? कोई सिपाही जो है वो चोरों के साथ नहीं मिलता, ये इनकी ख्वाहिश है। मैं इनसे कहता हूँ अपने किरदार को बदलने की कोशिश करें। जिस तरीके से इन्होंने डाकुओं और चोरों की एक पूरी सल्तनत खड़ी कर दी है और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान के लोग इनके पीछे खड़े होंगे, कोई आपके पीछे खड़ा नहीं होगा। इस लड़ाई में इंशाअल्लाह ताला फतह हक की होगी और सच की होगी, और इंशाअल्लाह इन सबको पता चलेगा कि ये नहीं करना चाहिए। देखिए जी, 3 चीजें मैं आपके सामने उनकी क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो स्पीकर साहब ने इजलास तलब किया है 25 तारीख का, उस पे एतराज ये किया जा रहा है कि वो आईन की गोया खिलाफ वर्जी है। मैं आपको कहता हूँ आप अभी अपना गूगल करें, पाकिस्तान का आईन निकालें और उसके अंदर आपको 254(3) पढ़ें। उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी जगह कोई वक्त मुकर्रर है असेंबली के अंदर कोई एक्ट करने का और उसके अरसे के अंदर वो एक्ट नहीं होता, तो इस ग्राउंड पे ना उसको चैलेंज किया जा सकता है, ना ही ये कहा जा सकता है कि कोई गैर कानूनी काम हुआ है। इसलिए स्पीकर साहब ने आईन के ऐन मुताबिक अपना डेट तय की है 25 तारीख की। दूसरी चीज, सारे जानना चाहते हैं कि कब मोशन आएगी। मोशन के लिए 25 तारीख को जो मोशन है वो एजेंडे पे आना जरूरी है, लेकिन उसको पहले मोशन को करारदाद के तौर पे उनको लीव लेनी पड़ेगी। शेड्यूल 2 है रूल्स ऑफ बिजनेस का, रूल 37 में कोट कर रहा हूं, उसके मुताबिक उसके बाद वो करारदाद बनेगी और करारदाद कम से कम 3 दिन में और ज्यादा से ज्यादा 8 दिन में, जो महीने के एंड तक जाता है, उस करारदाद पे डिबेट होगी। करारदाद पे दूसरी साइड बोलेगी, जो प्रोपोनेंट्स हैं लेके आए हैं, प्रपोज किया जिन्होंने करारदाद, हम भी बोलेंगे, वो अपना नुक्ता नजर देंगे, हुकूमत पाकिस्तान और उसके इत्तेहादी अपना नुक्ता नजर देंगे। तीसरी बात जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूं वो बात ये है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जब तक वोट नहीं डाला जाएगा डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात है, सारा मीडिया यहाँ पे मौजूद है, डिस्कस होता है शाम को। आज जरा थोड़ा सा पढ़ के इसको हम डिस्कस करेंगे। मैं वकला महाज का मुकदमा आपको बता रहा हूँ। वकला महाज के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 63A की डेफिनेशन दी है कि वो है क्या, उसका एक्सटेंट क्या है, कोरोलरी क्या है और उसका एक्सटेंट क्या है। उसके मुताबिक जो शख्स पार्टी के सरबराह की डायरेक्शन, ये लफ्ज है आइन में भी है, उस जजमेंट में भी है, फॉलो नहीं करेगा, वो इस ग्राउंड पे वो शख्स डिफेक्टर समझ के डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसका अगला पहलू अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने आपके सामने रखा कि जो डेट तय हुई है उसके लिए असेंबली ने मोशन कैरी की थी। किसकी मोशन थी? सरकार की नहीं, सिंपल वोट से पास हुई थी नहीं। ये सारी पार्टियां आज जो कह रही हैं कि हम नहीं होने देंगे ये इजलास, और फिर पहले जहर उगलते हैं फिर जहर चाटना पड़ जाता है, वो सारे उसमें मौजूद थे। सब ने यूनानिमसली ये हाउस जो था वो 23 तारीख के लिए और इस्लामी सरबराही काउंसिल के इजलास के लिए, जो OIC की मिनिस्टर्स काउंसिल के इजलास के लिए वो दिया है। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो भी इस बहस में से निकलती है। वो बहस ये है कि क्या स्पीकर के पास ये इख्तियार है या नहीं है। ये मैं आप पे छोड़ता हूं, जरा इसको आप जरूर डिबेट करें। डिबेट में आप पे छोड़ता हूं कि क्या स्पीकर के पास जब वोटिंग हो रही हो
اور ووٹ باقاعدہ لکھ کے پرچی ملے گی تو اس کو ٹینڈر کیا جا سکتا ہے یا چیلنج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. جو بحث کر رہے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں آپ وکلا محاذ کا ججمنٹ پڑھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا, آپ آئین کے آرٹیکل 63A کی وہ جگہ پڑھیں جہاں پہ آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں, پھر آپ کے سامنے حماد صاحب بھی بات کریں گے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا جو شخص ڈیفیکٹ کرے گا وہ تاحیات نااہلی ہوگی یا ٹائم باؤنڈ ہے. اس سلسلے میں جو فیصلہ ہوا اس فیصلے میں سمیع اللہ بلوچ کا کیس ہے 2018 کا 405 PLD میں رپورٹڈ ہے, دیکھ لیجئے وہ بھی. اس میں وکیل تھا اور وہ فیصلہ بہت پہلے اس کے لیے مجھے لیو ملی تھی. وہ ایک عام کیس تھا بلوچستان کا. اس کے نتیجے میں جہانگیر خان ترین اور نواز شریف دونوں صاحبان ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے. اس فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 62(1)(f) کو ڈیفائن کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کسی جگہ ڈیکلریشن ہوگا کسی کورٹ کا کہ یہ نان پروفلیگیٹ ہے, صادق امین نہیں رہا, تو پھر اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا تاحیات. اس ججمنٹ کو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے چیلنج کیا. اس ججمنٹ کے اوپر ریویو پٹیشنز بھی خارج ہو چکی ہیں اور اس چیلنج کے اوپر جو آفس آبجیکشن آیا رجسٹرار آف دی سپریم کورٹ کا وہ بڑا ویلڈ ہے. ویلڈ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اس کیس کا فیصلہ ہو گیا, اس کی نظر ثانی کا فیصلہ ہو گیا, اب اس کو کسی طرح سے دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ سوال اٹھا تھا جب میں نے بھٹو شہید کے ریفرنس کے لیے اس عدالت میں کھڑے ہو کے میں نے استعفیٰ دیا تھا بطور وزیر قانون, اور وہ ریفرنس میں نے کانٹیسٹ کیا تھا جو ابھی پینڈنگ ہے. اس کے بعد جو 63A ہے یہ 62 بھی نہیں ہے نہ 63 ہے, یہ ایک سیپریٹ آرٹیکل ہے. 62-63 میں طے شدہ ہے کہ جو عرصہ جس جگہ لکھا ہوا ہے نااہلی 3 سال بھی ہے نااہلی 5 سال بھی ہے اس عرصے کے لیے نااہل ہوگا. اور جو اس وقت اس بینچ میں شامل تھے ایز سینئر جج اور ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے, اور آج جو موجودہ ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں محترم, ان کی لکھی ہوئی ججمنٹ ہے. وہاں چاہیے تھا ڈیکلریشن بائی اے کورٹ. اب آرٹیکل 63 نکال کے پھر پڑھیے گا A, اس میں لکھا ہوا ہے ڈیکلریشن بائی دی ہیڈ آف دی پارلیمنٹری پارٹی. عدالت کے ڈیکلریشن کی ضرورت نہیں ہے, وہ انہوں نے سیپریٹ کر دیے. اس لیے جو ہی اگر کوئی واپس نہیں آتا جو دوست گئے ہیں تو عمران خان جس وقت لکھیں گے کہ میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ یہ ڈیفیکٹ ہو گیا, آپ آئین پڑھ لیجئے, وہ ڈیفیکٹر پینلٹی کا حقدار ہو جائے گا. باقی پروسیس میں نہیں بتا سکتا, وہ ہماری اسٹریٹجی کا چونکہ حصہ ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا دے کے جاتا ہوں کہ پاکستان اس وقت ایک ڈیفائننگ مومنٹ سے گزر رہا ہے اور پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا یہ جو پرانے پاکستان کی کرپشن, ضمیر فروشی, ہارس ٹریڈنگ, لوٹاکریسی, کیا ہم واپس پاکستان کو اس طرف دھکیل رہے ہیں, یا ہم نے پاکستان اور پاکستان کے اراکین, پاکستان کے منتخب عوام میں جو آنریبل ممبرز بیٹھے ہیں, کیا ہم اب ایک صاف ستھری سیاست کی طرف جا رہے ہیں. یہ واضح رہے کہ جب یہ قانون فلور کراسنگ لا کا پاس کیا گیا تھا تو انہی جماعتوں نے یہ پاس کیا تھا, اور اس وقت جو لیجسلیٹرز تھے ان کی نیت یہی تھی کہ یہی عمل جو آج دیکھا جا رہا ہے ایسا عمل نہ ہو سکے. تو یہ واضح رہنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے گلی محلوں میں یہ کیمرے لے کے جائیں, عوام ایک طرف کھڑی ہے, پاکستان اور پاکستان کی عوام ایک طرف کھڑی ہے, اور چوری کا پیسہ, چوری کا سرمایہ اور چند ضمیر فروش اور چند ضمیر فروشوں کے سوداگر ایک طرف کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی جیت نئے پاکستان کی, صاف ستھری سیاست کی, ایمانداری کی اور آئین اور قانون کی بالادستی کی ہوئے گی.